इस मजेदार प्रयोग को देखिए। मैं अपनी लेजर लाइट को 2 गिलास आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर के बीच से निकाल रहा हूँ। इस गिलास में मैंने पहले से ही कुछ चीनी मिलाई है और इसे अच्छी तरह से घोल दिया है ताकि यह घुल जाए। और इस गिलास में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। ध्यान दें कि हम दोनों गिलास में लाइट की बीम या उसके मार्ग को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अब हम दूसरे गिलास में कुछ दूध मिलाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। जैसे ही हम उस दूध को घोलते हैं, अब हम प्रकाश के मार्ग को देख सकते हैं। तो सवाल यह है कि जब हम दूध मिलाते हैं तो हम प्रकाश के मार्ग को क्यों देख पाते हैं, लेकिन चीनी को मिलाने पर हम प्रकाश के मार्ग को क्यों नहीं देख पाते? तो इस दूध पानी के मिश्रण में हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नामक घटना है। प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसे हम अंग्रेजी में स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। जब हम यहाँ दूध के कण मिलाते हैं तो दूध के कण पूरी तरह से माध्यम में फैल जाते हैं। वे पूरे पानी में खुद को वितरित कर लेते हैं और अब जब प्रकाश इस मिश्रण में प्रवेश करता है तो यह इनमें से किसी एक कण से टकराता है। तो आइए इसे यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ हमारा प्रकाश है, मान लीजिए ये लेजर से आ रहा प्रकाश है। यह इस मिश्रण में प्रवेश करता है और इनमें से एक दूध के कण से टकराता है। तो यहाँ दूध का एक कण है। इसके बाद क्या होता है कि दूध का कण इस प्रकाश को सभी दिशाओं में परावर्तित कर देता है। तो यह प्रकाश को सभी दिशाओं में परावर्तित करता है। और यहां ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पहले देख चुके हैं कि बड़ी वस्तुएं जैसे दर्पण या गेंद या कोई भी बड़ी वस्तु, वे प्रकाश को एक विशिष्ट दिशा में परावर्तित करेंगे। लेकिन पता चला है कि जब आप इन बहुत ही छोटे कणों तक पहुंचते हैं तो वे हमेशा प्रकाश को सभी दिशाओं में परावर्तित करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो पता चलता है कि हमें वास्तव में इसकी गहराई में जाना होगा और समझना होगा कि प्रकाश पदार्थ और अन्य चीजों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, जो हम यहाँ नहीं करेंगे। तो हम बस यह मान लेंगे कि छोटे कणों का यह गुण है कि वे हमेशा प्रकाश को सभी दिशाओं में परावर्तित करेंगे। बस यह है कि जब ये छोटे कण मिलकर एक बड़ी वस्तु बनाते हैं, जैसे दर्पण या कोई अन्य दैनिक जीवन की वस्तु जिससे हमारा सामना होता है, तो वे केवल एक विशिष्ट दिशा में प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश को सभी दिशाओं में परावर्तित करने की इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और इसी के कारण प्रकाश का कुछ भाग हमारी ओर भी परावर्तित होता है। हम कहीं यहाँ पर हैं, यहाँ पर हम इसे खींच नहीं सकते, लेकिन कैमरा हमारा यहाँ पर है। तो कुछ प्रकाश हमारी ओर या कैमरे में परावर्तित होता है और परिणाम स्वरूप वह कण, हम उस कण को लाल रंग में चमकता हुआ देखते हैं। तो यह लाल रंग में चमकता है क्योंकि यह लाल को परावर्तित कर रहा है और इसलिए वह कण जिससे यह यहाँ टकराया, वह विशेष कण लाल रंग का चमकता है। तो ये लाल रंग का चमकता है जिससे टकराया है। और फिर निश्चित रूप से सारा प्रकाश परावर्तित नहीं होता है। प्रकाश का कुछ भाग गुजर भी जाता है। वास्तव में अधिकांश प्रकाश गुजर जाता है। तो आइए इसे खींचते हैं। तो अधिकांश प्रकाश गुजर जाता है। यह वह प्रकाश है जो स्कैटर नहीं हुआ, यानी कि जिसका बिखराव नहीं हुआ। तो अधिकांश प्रकाश गुजर जाता है और फिर यह एक और कण से टकराता है और फिर से स्कैटर हो जाता है। तो यहाँ एक और कण चमकेगा और यही प्रक्रिया जारी रहती है और परिणाम स्वरूप उस प्रकाश के मार्ग में आने वाले सभी कण चमकने लगते हैं। और चूंकि ये कण वास्तव में बहुत ही छोटे हैं, निश्चित रूप से मैंने उन्हें यहाँ काफी बड़ा बनाया है, लेकिन वे वास्तव में बहुत ही छोटे हैं और उनमें से इतने सारे हैं कि जब हम इसे देखते हैं तो हमें अलग अलग कण नहीं दिखते, बल्कि हमें केवल एक सीधी रेखा दिखती है। तो हमें एक चमकती हुई रेखा दिखाई देती है और यह वही रेखा है जिसे हम लाइट की बीम के रूप में देखते हैं। यही वह बीम है जिसे हम देख रहे हैं। तो जो हम वास्तव में देख रहे हैं वे दूध के कण हैं जो प्रकाश को बिखेर रहे हैं, यानी कि लाइट को स्कैटर कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप वे चमक रहे हैं और यही प्रकाश के मार्ग को दिखाता है। लेकिन हमें चीनी के विलयन में प्रकाश का मार्ग क्यों नहीं दिखता? क्या वे प्रकाश को नहीं बिखेरते? वैसे वे भी प्रकाश को बिखेरते हैं। वास्तव में सभी कण प्रकाश को बिखेर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि यह पता चला है कि यदि हम विश्लेषण करें तो वे जितना प्रकाश बिखेरते हैं वह कण के आकार पर निर्भर करता है। जैसे जैसे कण का आकार बड़ा होता जाता है वे अधिक से अधिक प्रकाश बिखेरते हैं। यदि कण का आकार बहुत छोटा हो जाता है तो वे प्रकाश को बिखेरते तो हैं, लेकिन बिखरा हुआ प्रकाश इतना कम होगा कि हम उसे देख नहीं पाएंगे। इसलिए काफी मात्रा में प्रकाश हमारे कैमरे तक नहीं पहुंचेगा और यही यहां हो रहा है।
चीनी के विलयन में कण इतने छोटे हैं कि बिखरा हुआ प्रकाश नगण्य है और इसलिए हम उसे देख नहीं पाते। और वास्तव में विश्लेषण से पता चलता है कि यदि कण का आकार लगभग 1 नैनोमीटर से छोटा है, या कोई सटीक मान नहीं है लेकिन यह एक अनुमानित मान है कि यदि कण का आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो जाता है तो प्रकीर्णन यानी कि बिखराव का प्रभाव इतना कम होता है कि जब आप उस पर प्रकाश डालते हैं तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। और यही किसी भी विलयन में होता है। इसलिए चाहे आप चीनी का विलयन लें या नमक का विलयन, या जब भी कुछ घुलता है तो उसके कण आमतौर पर 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं और इसलिए हम प्रकाश का मार्ग नहीं देख पाते। लेकिन दूध के कण 1 नैनोमीटर से कहीं बड़े होते हैं। वे लगभग मुझे नहीं पता, लेकिन शायद 60 या 70 या फिर 100 नैनोमीटर के आसपास होते हैं। दूसरी ओर यदि कण बहुत बड़े हो जाते हैं तो मान लीजिए हमारे पास ऐसे कण हैं जो बहुत बड़े हैं, और फिर से यह एक अनुमानित मान होगा। मान लीजिए कि वे लगभग 1000 नैनोमीटर से बड़े हैं, तो ये 1000 नैनोमीटर से भी बड़े हैं। यदि वे बहुत बड़े हो जाते हैं तो भी हमें एक समस्या होती है। उनकी समस्या बिखराव के साथ नहीं है। ये कण प्रकाश को और भी अधिक मजबूती से बिखेर सकते हैं क्योंकि वे बड़े कण हैं। और वैसे इसका एक उदाहरण धूल के कण हो सकते हैं। और आपने देखा होगा कि कभी कभी जब धूल होती है और आप बाहर होते हैं, रात का समय होता है और वाहनों के हेडलाइट्स होते हैं, तो आप हेडलाइट की किरण को देख सकते हैं, है ना। यह बड़े कणों जैसे धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। इसलिए उन्हें प्रकाश बिखेरने में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन उनकी समस्या यह है कि चूंकि वे बहुत बड़े होते हैं, वे आमतौर पर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाते हैं। इसलिए यदि आप पानी में धूल मिलाएंगे तो भले ही आप उसे अच्छी तरह से हिलाएं, वे धूल के कण पानी में ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। वे आमतौर पर नीचे बैठ जाएंगे और एक बार वे नीचे बैठ जाएं तो अधिकांश कण प्रकाश के मार्ग में नहीं होंगे और इसलिए वे प्रकाश को नहीं बिखेरेंगे। अतः प्रकाश का मार्ग देखने के लिए हमारे लिए आदर्श स्थिति यह होगी कि हमारे पास ऐसे कण हों जिनका आकार इन दोनों के बीच में हो। यानी यदि हमारे पास ऐसे कण हैं जो बहुत छोटे नहीं हैं, उनका आकार 1 नैनोमीटर से बड़ा है, लेकिन इतने भी बड़े नहीं है कि वे नीचे बैठ जाएं, वे लगभग 1000 नैनोमीटर से छोटे हैं, और वैसे याद रखें ये अनुमानित मान है, ठीक है। तब हम प्रकाश का मार्ग देख पाएंगे। और ऐसे मिश्रणों को कोलाइड कहा जाता है। तो इसे कोलाइड कहते हैं। और आपने रसायन विज्ञान में कोलाइड के बारे में पहले ही पढ़ा होगा। यह वही कोलाइड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसलिए कोलाइड प्रकाश का मार्ग देखने के लिए सबसे अच्छे उदाहरण है। और इन्हें विलयन कहा जाता है। विलयन को अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहा जाता है। विलयन प्रकाश का मार्ग देखने के लिए सबसे खराब होते हैं क्योंकि उनके कण बहुत छोटे होते हैं। चीनी के घोल, नमक के घोल इसके उदाहरण हैं। और इन्हें निलंबन यानी कि सस्पेंशन कहा जाता है। ये भी प्रकाश को बहुत मजबूती से बिखेरते हैं, लेकिन समस्या यह है कि ये नीचे बैठ जाते हैं और आमतौर पर प्रकाश के मार्ग में नहीं मिलते। इसलिए यदि हम अपने प्रयोग पर वापस जाएं, तो हम अपने प्रयोग पर वापस चलते हैं जहां चीनी का विलयन हमें प्रकाश के मार्ग को नहीं दिखाता है। यदि हम उसे ध्यान से देखें तो आप किरण को थोड़ा सा देख सकते हैं, है ना। अब यह चीनी के घोल के कारण नहीं है, चिंता ना करें। यदि हम ध्यान से जूम इन करें तो हम वास्तव में कणों को, प्रकाश को बिखेरते हुए देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ धूल के कण भी हैं जो चीनी डालने के साथ मिलाए गए हैं और कुछ अशुद्धियां भी हैं। ये वे कण हैं जो 1000 नैनोमीटर आकार से बड़े हैं, इसलिए यह एक निलंबन का कारण बन रहा है। तो यहाँ जो बिखराव हम देख रहे हैं वह निलंबित अशुद्धियों के कारण है। और वैसे इस धूल के कण को देखिए जो आप यहाँ देख सकते हैं। यह इतना बड़ा है कि हम इसे सीधे अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। और जब यह घूमता है और प्रकाश के मार्ग में आता है तो देखिए कि यह प्रकाश को कितनी तेजी से बिखेरता है। ठीक है, बस इस कण पर ध्यान दीजिए। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बस उस कण पर ध्यान दीजिए, यह रहा यहाँ पे। क्या आप इसे देख रहे हैं कि ये कितना तेजी से प्रकाश बिखेर रहा है? तो बड़े कण प्रकाश को आसानी से बिखेर सकते हैं, लेकिन उनकी समस्या यह है कि वो नीचे बैठ जाते हैं। इसलिए उनमें से अधिकांश कण प्रकाश के मार्ग में नहीं मिलेंगे और परिणाम स्वरूप उनका मार्ग इतना मजबूत नहीं होता। कोलाइड में जो हम देखते हैं उसकी तुलना में तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रभाव को देखने के लिए कोलाइड कण आदर्श हैं। तो जो कुछ भी है यही है। एक आखिरी जानकारी यह है कि जब भी कोलाइड कणों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो हम अक्सर इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो कोलाइड के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रकीर्णन या फिर टिंडल प्रभाव कहलाता है।
क्योंकि इस व्यक्ति जॉन टिंडल ने इस विषय पर बहुत काम किया था और इसका एक बड़ा अनुप्रयोग भी है। कल को अगर हमारे पास कोई मिश्रण हो और हम जानना चाहते हैं कि यह कोलाइड है या नहीं, तो हम बस उस पर प्रकाश डालेंगे और हम प्रकाश का मार्ग देख सकते हैं। यदि मार्ग दिखाई पड़ता है तो वह टिंडल प्रभाव है और तब यह एक कोलाइड है।